नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी विनाशकारी आग। लॉस एंजलिस में लगी आग से भयंकर तबाही, 5000 इमारतें जलकर हुई खाक। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने का मामला, 12वीं के छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्र ने 23 स्कूलों को भेजे थे धमकी भरे ईमेल। लालू यादव का करीबी ईडी की रडार पर। राजद विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा। पूर्व विधायक के घर पर पहुंची ईडी की टीम। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगलों में लगी आग ने भयंकर तबाही मचाई है। ये आग 6 अन्य जंगलों में भी फैल चुकी है और आग की लपटें अब जंगलों से बाहर रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आग के कारण इमारतों का ढेर, जलते हुए घर और राख में तब्दील होती प्रकृति ने इस घटना को विनाशकारी बना दिया है। इस भयावह हादसे से अब तक $50 अरब का नुकसान होने का अनुमान है और आग के कारण 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये आग कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी और विनाशकारी मानी जा रही है। ये आग अब तक लगभग 2900 एकड़ के क्षेत्र में फैल चुकी है और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर हॉलीवुड सहित लॉस एंजलिस के कुछ प्रमुख इलाकों में मशहूर हस्तियों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इनमें कमला हैरिस, पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, टॉम हैंक्स और मैंडी मूर जैसे सितारे शामिल हैं, जिनके घरों को भी आग से नुकसान हो सकता है। आग बुझाने के लिए 60 से ज्यादा कंपनी और फायर फाइटर्स की टीमें काम में लगी हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए पानी की बौछार की जा रही है और उसके बावजूद पानी की भारी कमी और तेज हवाओं के कारण आग को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने एक 12वीं की कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया है और इस छात्र ने लगभग 23 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे थे, जो बाद में झूठे साबित हुए। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि छात्र ने जानबूझकर ये धमकियां दी थी ताकि वह अपने आगामी परीक्षा से बच सके। पुलिस के अनुसार इस छात्र ने न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि कई अन्य स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल भेजे और छात्र ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह अपनी पहचान छिपा सके और उसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। उसने यह योजना बनाई थी कि इसे स्कूलों को खाली किया जाएगा और उसकी परीक्षा रद्द हो जाएगी, इससे वह परीक्षा से बच जाएगा। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि छात्र ने अपने ईमेल में बम विस्फोट की धमकी दी थी। हालांकि बाद में ये धमकियां पूरी तरह से झूठी पाई गई। हालांकि पिछले कई महीनों से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह की धमकियों के मामले सामने आए थे, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच दहशत फैल गई थी। पुलिस ने छात्र से पूछताछ की है और आगे की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक आलोक मेहता के 16 से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। ईडी की अलग अलग टीम में पूर्व मंत्री आलोक मेहता के पटना, समस्तीपुर, वैशाली, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 16 ठिकानों पर पहुंची। आलोक मेहता पर बैंक लोन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इन्हीं सब गड़बड़ियों की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी उनके ठिकानों पर पहुंचे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे आलोक मेहता बिहार के सीनियर राजनेता है और बिहार के हिसाब से बेहद खास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे समय तक आलोक मेहता के पास रहा था। वहीं उनके ठिकानों पर पड़ी रेड से हड़कंप मच गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव और उनके करीबियों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के करीबी विधायक आलोक मेहता के घोटालों का पर्दाफाश हो गया है, इसलिए उन्हें ईडी ने निशाने पर लिया है। आज विश्व हिंदी दिवस है। हर साल 10 जनवरी को यह दिन हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना और अधिक से अधिक लोगों को हिंदी भाषा और इनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। हिंदी भाषा सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। आज का दिन हिंदी के वैश्विक जयघोष के विचारों को आत्मसात करने का दिन है। आज विश्व हिंदी दिवस के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो हमारी विरासत है, इसे समृद्ध करने का संकल्प लें और इसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। गौरतलब है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और इसे
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी और इस तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिनका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिससे हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बल मिला। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से इसके महत्व को और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री टूरिज्म सेंटर के पार्ट 2 के उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार पोषण उत्सव नामक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख की लागत से इस सेंटर का निर्माण किया गया है। यह लोगों को किसानों के बारे में बताने का अच्छा माध्यम है। इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री ने खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी दिशा में प्रयास किए हैं और यूएनओ में भी अपनी बात रखी है कि हमें मिलेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। मोटे अनाज के जरिए पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता है। आज सुबह से हिसार में 2-3 कर्मों के बीच में रहना हुआ है। अभी एक प्री बजट को लेकर के एक लोगों के सुझाव जो हमारे किसान, एफपीओज, प्रगतिशील किसान और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, उनके साथ बैठ करके कुछ मुद्दों के ऊपर किसान के हित में क्या उनकी राय हो सकती है जिससे कि किसान को लाभ मिले, कि उसके बाद यहाँ पर एग्री टूरिज्म कॉम्प्लेक्स उसका भी उद्घाटन हुआ है। जो एग्री पर्यटन केंद्र है, इस पर्यटन केंद्र के ऊपर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है, जो 6 एकड़ में ये फैला हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारी परंपरागत कृषि कैसे होती थी, खेती को किस प्रकार से हम करते थे आजकल, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक आ गई, एडवांस टेक्निक आ गई है, परंतु परंपरागत तरीके से हमारे पूर्वज जो खेती को करते थे उसको इसके माध्यम से बताया गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को देख करके कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से खेती को करते थे उसका सारा का सारा विवरण, या गांव के अंदर खेती से जुड़े हुए लोग, चाहे वो ठठेरा है, चाहे प्रजापत समाज से है या हमारे सैन समाज से है, क्योंकि ये सब का सब कार्य एग्री बेस्ड ही होता था और ये उसके साथ जुड़े हुए होते थे सब के सब। उसका भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए भी यह चुनाव अहम है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने के बाद ही पार्टी ने पंजाब में पैर पसारने शुरू किए थे और इसी वजह से आप पंजाब का पूरा फोकस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार पर है। इसके लिए पार्टी के 352 नेता आने वाले दिनों में दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। पंजाब के अधिकतर कैबिनेट मंत्री पहले ही प्रचार में उतर गए हैं और पंजाब में नगर निकायों के मेयर चुनाव के बाद अगले सप्ताह से आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा भी वहां प्रचार करना शुरू कर देंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली पहुंच पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। वह भी जल्द ही प्रचार में कूद जाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार 20 जनवरी के बाद सीएम मान दिल्ली विधानसभा के हलकों में लगातार रैलियां करेंगे। इसके अलावा रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे पार्टी प्रमुख केजरीवाल के साथ प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम मान के अलावा 15 कैबिनेट मंत्री भी प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने राज्य में अपने कार्यों से समय निकालकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में सर्दी ने अपने चरम पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली में शीतलहर के बाद अब तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। शिमला मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर में ज्यादातर जगह पर पारा माइनस में पहुंच चुका है। श्रीनगर की डल झील पर भी बर्फ जम गई है और वहीं पंजाब के मोगा में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सोनीपत में 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 17 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य शामिल हैं। पंजाब आज घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिस कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते पंजाब के फिलौर में घने कोहरे के कारण आज सुबह जालंधर से लुधियाना जा रही रोडवेज बस और एक निजी स्लीपर बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बस फ्लाईओवर पर लटक रही है। उक्त हादसा अंबेडकर चौक के ऊपर फ्लाईओवर पर हुआ, जहां दो बसों के बीच टक्कर के कारण भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक यूपी रोडवेज बस जालंधर से लुधियाना जा रही थी। फिलौर में अंबेडकर चौक के ऊपर बने फ्लाईओवर पर इसकी टक्कर एक निजी बस से हो गई और हादसे के कारण रोडवेज बस हाईवे फ्लाईओवर पर लटक गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दोनों बसों को काफी नुकसान हुआ है। दुर्घटना के बाद यातायात बाधित हो गया, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया। और अमृतसर से अम्बाड़े के लिए आ रहे थे। क्या बात, ठीक है जी। तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता थी, लगभग 10-15 की स्पीड होगी। ठीक है। और पीछे से स्लीपर वाले ने आगे स्पीड में गाड़ी पीछे से ठोक दी। ओके। हाँ जी सर। ओके, कितने यात्री थे इसमें? यात्री कितने होंगे? 5-4-5 यात्री थे। 5-6 यात्री को यात्री किसी को कोई चोट नहीं, बिल्कुल आराम से। ड्राइवर जेड़ा उनको, उसके ड्राइवर का तो पता नहीं सर, वो तो भाग गया। नहीं जेड़ा अपना ड्राइवर है। हाँ जी, ड्राइवर को तो चालक परिचालक तो ड्राइवर कंडक्टर को हल्की चोट है। हाँ जी। ओके। जेड़ा बस वाला ड्राइवर, उसका पता नहीं सर, तो भाग गया जब। इसमें कितने यात्री थे? इसका नहीं सर, कुछ पता नहीं। मोगा जिले के गांव बिलासपुर के रहने वाले 28 साल के नौजवान की कनाडा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक 3 महीने पहले ही कनाडा गया था और उसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी और पत्नी को सारे पैसे लगाकर कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया था, जिस कारण युवक परेशान रहने लगा था और इस बीच उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। वहीं लवप्रीत सिंह के परिवार ने लवप्रीत के शव को भारत लाने की गुहार लगाई है और लड़की के परिवार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਡ ਭੇਜਤਾ। ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਖਾਦੇ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਡਬਈ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਲਾਟ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਵੇ ਪਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। और सानू कोई पता नहीं, कहते अटैक आ गया, बस आई कर सुनी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।